देखो, और कुछ अलग अलग तरीके के सवाल मैं कराता हूं तुम्हें। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि इस तरह से एक वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड है 10√2 और ये एंगल जो है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो आपको दे रखा है 45 डिग्री, है ना। 45 डिग्री दे रखा है। और एक दूसरा वेक्टर ये है आपके पास में, जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और ये वेक्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में 37 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। और आपसे सवाल ये पूछा, फाइंड और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ थर्ड फोर्स so that net force acting on body is zero। ठीक है, मान लो ये दो फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रहे थे, तो आपसे बोल रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ थर्ड फोर्स सो दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो, है ना। अब आप बात को अच्छे से समझना, पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर ये सवाल पे हम वापस आएंगे। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं दो वेक्टर्स हैं आपके पास में, तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो कब हो सकता है ना। जैसे मान लो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो कब हो सकता है ना। फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स टू बी जीरो, फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स टू बी जीरो, देखो क्या होना चाहिए। जैसे एक वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कब होगा, जब ए वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस बी वेक्टर के। और सोचो ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे वेक्टर्स होने चाहिए, नेगेटिव वेक्टर्स होने चाहिए। नेगेटिव वेक्टर्स कौन से होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो तो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, रिवर्स होती है। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो कब होगा, जब दो वेक्टर्स ऐसे होंगे, देखो कि अगर ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, तो आपका जो बी वेक्टर होना चाहिए वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। बी वेक्टर आपका इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, रिवर्स। ठीक है, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो तब होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है, रिवर्स है ना। यही कंडीशन हो सकती है, अगर दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट तुम्हें जीरो करना है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। अब अपन देखते हैं कंडीशन फॉर रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स टू बी जीरो। तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो कब हो सकता है, समझना बात को अच्छे से, है ना। क्लैरिटी से समझ में आना चाहिए तुम्हें वेक्टर्स पूरा, क्योंकि बार बार अप्लाई होंगे वेक्टर्स वाले कॉन्सेप्ट। देखो समझो, condition for three resultant of three vectors to be zero, condition for resultant of three vectors to be zero। देखो अपन ने सीखा था ट्राइंगल लॉ, है ना। और ट्राइंगल लॉ देखो अपन ने क्या सीखा था, ट्राइंगल लॉ मैंने तुम्हें ये सिखाया था कि अगर ऐसे वेक्टर है, देखो ये वेक्टर है ना, और जहां ए वेक्टर खत्म हुआ है वहां पे बी वेक्टर चालू हो इस तरह से,
ऐसे ये आपका बी वेक्टर है ना, जहां पे ए वेक्टर खत्म हुआ हो वहां पे कौन सा वेक्टर चालू हुआ, बी वेक्टर चालू हुआ हो। इस तरह से ए वेक्टर और बी वेक्टर है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है ना, ट्राइंगल की तीसरी साइड से रिप्रेजेंट होगा और ऐसे रिप्रेजेंट होगा अपोजिट ऑर्डर में ऐसे, है ना। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ये सी वेक्टर होगा आपका, है ना। और सी वेक्टर की जो वैल्यू होगी आपकी वो किसके बराबर होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगी। सी वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगी। ऐसे अपन ने सीखा था। अब आप बात समझना थोड़ी और अच्छे से और क्लैरिटी से मैं आपको समझाता हूं। ये आपका सी वेक्टर है, देखो यहां से लेके यहां तक आपका कौन सा वेक्टर है, सी वेक्टर है। सोचो अगर इस वेक्टर को मैं उल्टा बनाऊं, इस वेक्टर को मैं उल्टा बनाऊं, देखो जैसे ये वाला वेक्टर बनाया ना मैंने, इसकी जगह मैं देखो अगर डायग्राम ऐसे बनाऊं इस तरह से, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, देखो ध्यान से देखना, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। जो सी वेक्टर मैंने ऐसे बनाया यहां से लेके यहां पे, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, इसको अगर मैं क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, ऐसे बनाऊं, देखो ये ऐसे, ये सी वेक्टर बनाया मैंने, है ना, इसको मैंने सी वेक्टर नाम दे दिया। तो देखो मैंने तुम्हें बताया था अगर वेक्टर्स को अपने को जोड़ना है तो किस तरह से ऐड करते हैं। वेक्टर्स को अपन इस तरह से अरेंज करते हैं कि एक वेक्टर के हेड पे दूसरे की टेल हो। देखो जैसे तुम ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ रहे हो तो ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर की टेल है ना, तभी तो तुम क्या लिख रहे हो, सी वेक्टर बराबर ऐसे लिख रहे हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन इस केस में देखो ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर की टेल है, बी वेक्टर के हेड पे सी वेक्टर की टेल है, तो तुम ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों को जोड़ रहे हो। तो इसमें इस वाले ट्राइंगल में कैसे लिखा जाएगा, देखो इस ट्राइंगल में लिखा जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। दोनों ट्राइंगल में डिफरेंस है, देखो एरो का डिफरेंस है। इस ट्राइंगल में तो तुम लिखोगे कि सी वेक्टर किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। इस वाले ट्राइंगल में तुम क्या लिखोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर जीरो, है ना। तो इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट यहाँ कितना होगा, जीरो होगा। देखो इस चीज को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, समझो तुम बात को अच्छे से, क्लैरिटी से समझो चीजों को। देखो इस चीज को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, जैसे अगर मेरी ये वाई एक्सिस है, ये अपनी एक्स एक्सिस है, तो इसी चीज को देखो मैं कैसे बना सकता हूँ, और बनाने का तरीका देखो, ये वेक्टर है ना, तो देखो ये मैंने बनाया ए वेक्टर, ये मैंने ए वेक्टर बनाया, है ना, ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर। तो बी वेक्टर को मैं देखो ऐसे बना देता हूं, ऐसे समझो बात को अच्छे से, बी वेक्टर को ऐसे बना देता हूं मैं, ये आपका बी वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर को ऐसे बना दिया मैंने। और जो सी वेक्टर है ना ये वाला, इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ये देखो ऐसे रीअरेंज करके बना दिया इनको ऐसे अपन। तो एक बात समझने की तुम कोशिश करो कि इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे बीच में कहीं आया होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट ऐसे बीच में कहीं आया होगा, अपने को पता है दो वेक्टर का रिजल्टेंट ऐसे बीच में कहीं आता है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट ऐसे बीच में कहीं आया होगा, और उस रिजल्टेंट को किसने कैंसिल कर दिया होगा, सी वेक्टर ने अपोजिट डायरेक्शन में लग के उसे कैंसिल कर दिया होगा, जिस कारण से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का रिजल्टेंट कितना हो गया होगा, जीरो हो गया होगा, है ना। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में डिफरेंस है, तो तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो कब होगा, जब वो तीन वेक्टर्स जो हैं वो इस तरह से ट्राइंगल की तीन साइड से रिप्रेजेंट हो जाएंगे एक ही ऑर्डर में। एक ही ऑर्डर में मतलब ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर की टेल, बी वेक्टर के हेड पे सी वेक्टर की टेल, सी वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर की टेल, ये तीनों वेक्टर्स तुम्हारे सेम ऑर्डर में कहलाएंगे।
अच्छा पहले बोलो ये बात समझ में आई क्या, तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कब हो सकता है, जब वो ट्राइंगल की तीन साइड से रिप्रेजेंट होंगे एक ही ऑर्डर के अंदर। बताओ, रिप्लाई करो मुझे यस चैट सर। के अंदर। ये बात समझ में आई क्या सबको कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कैसे हो सकता है और तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कैसे हो सकता है? बोलो फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। सिमरन तुम्हें आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब इस सवाल पे आते हैं। देखो अपना सवाल ये था, आपसे सवाल क्या पूछा था, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ थर्ड फोर्स सो दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। तो तुम क्या करो, इसके कंपोनेंट्स कर लो। अगर इसके कंपोनेंट करोगे, देखो 10√2 के कंपोनेंट्स करोगे तो 10√2 cos 45, 10 इधर आएगा और 10√2 sin 45, 10 ऊपर आएगा। वैसे ही 10 है इधर तो इसका 10 cos 37 इधर आएगा और 10 sin 37 ऊपर आएगा। तो देखो कैसे करोगे तुम इसको, कंपोनेंट कैसे करोगे। देखो अगर तुम कंपोनेंट करोगे तो कैसे करोगे, 10√2 के दो कंपोनेंट्स, 10 इधर आएगा और 10 ऊपर आएगा, है ना। ये 10 इधर आएगा और 10 ही ऊपर आएगा। वैसे ही देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे, इस 10 का 10 cos 37 मतलब 10 इंटू 4/5 8 आएगा और 10 sin 37 6 ऊपर आएगा। देखो ध्यान से, अच्छे से समझ में आना चाहिए सबको। 10 cos 37 8 इधर आएगा देखो, और 10 sin 37 6 ऊपर आएगा। 10 sin 37 6 ऊपर आएगा। अच्छा अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, इधर 10 है इधर 8 है, तो ये इसको मैं और कैसे बना सकता हूं, इधर क्या हो जाएगा देखो, इधर तुम ध्यान से देखोगे तो बन जाएगा 2 और ऊपर तुम ध्यान से देखोगे तो ऊपर कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। ऊपर कितना बन जाएगा, 16, 2 16। अब तुमसे क्या बोल रहा है, तुमसे सवाल क्या पूछा, देखो तुमसे सवाल पूछा फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ थर्ड फोर्स सो दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। तो अभी बॉडी पे ये नेट फोर्स लग रहा है, सोचो इसका, इसको जीरो कैसे कर सकते हो तुम, कौन सा फोर्स लगाओगे कि रिजल्टेंट जीरो हो जाए। देखो 2 इधर लग रहा है 16 इधर लग रहा है अभी, तो अगर तुम्हें नेट फोर्स जीरो करना है तो 2 तुम इस साइड लगा दो और ये 16 को कैंसिल करना है तो 16 नीचे लगा दो। मतलब तुम्हें जो फोर्स लगाना पड़ेगा नेट फोर्स जीरो करने के लिए, तुम्हें जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो कैसा होगा, देखो 2 इधर है ना, इस 2 को कैंसिल करने के लिए तुम्हें 2 इधर लगाना पड़ेगा, तो -2 i कैप, और 16 ऊपर लग रहा है, 16 को कैंसिल करने के लिए तुम्हें 16 नीचे लगाना पड़ेगा, तो -16 j कैप। अगर ये फोर्स तुम लगा दोगे तो बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या, ये अच्छे से बात समझ में आई क्या सबको, ये कि तीसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड जिससे रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए वो अपन ने कैसे फाइंड किया। सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूं तुम्हें, है ना, दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी इसमें। ठीक है, तो ऐसे सवाल करने आने चाहिए बेसिकली तुम्हें, है ना। वैसे देखो एक बात और समझाता हूं मैं तुम्हें, जैसे मान लो मैं तुम्हें ऐसे कहूं, देखो जैसे तुमने देखा, अगर ये तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो करना है तुम्हें, तो तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कैसे हुआ, देखो कि ये ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर ये ट्राइंगल की तीन साइड से रिप्रेजेंट हो गए एक ही ऑर्डर के अंदर। वैसे अगर मान लो मैं तुम्हें कहूं चार वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो करना है, अगर तुम्हें चार वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो करना है तो वो चार वेक्टर देखो कैसे रिप्रेजेंट होंगे, ध्यान से समझना। चार वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो करना है, देखो ये एक वेक्टर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। देखो चार वेक्टर्स ऐसे, समझो बात को अच्छे से, ऐसे चार वेक्टर्स, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बराबर किसके हो जाएगा, जीरो के, है ना। तो इस तरह से चार वेक्टर का भी रिजल्टेंट जीरो हो सकता है।
अगर वो चार वेक्टर्स जो है वो इस तरह से सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट हो। सेम ऑर्डर मतलब ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर की टेल, बी वेक्टर के हेड पे सी वेक्टर की टेल, सी वेक्टर के हेड पे डी वेक्टर की टेल, डी वेक्टर के हेड पे ए वेक्टर की टेल, है ना। इस तरह से चार वेक्टर का भी रिजल्टेंट जीरो हो सकता है ना। पांच का भी जीरो हो सकता है। पांच में क्या बन जाएगा, पेंटागन बन जाएगा। जैसे यहाँ क्वाड्रिलेटरल बना है, पांच में पेंटागन बन जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल वाले सवाल है, तुम्हें अच्छे से करने आने चाहिए, पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, है ना। चलो देखो और आगे बात करते हैं अपन। आगे अपन बात करते हैं लामीज थ्योरम की। देखो वैसे ज्यादातर यूज होगा इसका जब अपन पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। लेकिन है कॉन्सेप्ट वेक्टर का ही, इसलिए अपन पढ़ लेते हैं। देखो लामीज थ्योरम के बारे में स्टडी करते हैं अपन। लामीज थ्योरम अपने को क्या कहती है, जैसे मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो लामीज थ्योरम, जैसे मान लो मैं तुम्हें ऐसे बोलूं, ये तीन वेक्टर्स हैं, ऐसे देखो, ऐसे तीन वेक्टर्स हैं। देखो ये ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 6 है, ये बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 8 है, और ये सी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 10 है ना। अच्छा अब इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि अपन ने सीखा अगर तीन वेक्टर्स ऐसे ट्राइंगल की तीन साइड से सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है, जीरो होता है। तो इन तीन वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, है ना। आपको बात क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए कि इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना होगा, जीरो होगा, है ना। अच्छा और छोटी छोटी बातें मैं आपसे पूछता हूं। सोचो मैं आपसे पूछूं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, देखो 90 डिग्री होगा, ऐसे, है ना। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अच्छा मुझे बता सकते हो कि तुम बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, बताओ चैट के अंदर बताओ, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा। बोलो, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल, समझो बात को, इधर सुनो। देखो एंगल कब लेते हैं, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कौन सा लेते हैं, उस पॉइंट पे लेते हैं जहां पर दोनों की टेल जो है वो एक दूसरे से क्या होती है, कोइंसाइड होती है। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल उस पॉइंट पे लेते हैं जहां पे दोनों की टेल एक दूसरे से क्या होती है, कोइंसाइड होती है। देखो ये देखो, समझना बात को अच्छे से। ये देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आएगा 37 डिग्री। अरे समझ रहे हो क्या बात को, टेन थीटा लिखोगे ना 6/8, तो टेन थीटा आएगा 3/4। तो टेन थीटा 3/4 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, 37 डिग्री। तो बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल तुम ये वाला लोगे, ये वाला एंगल वो लिया जाता है दो वेक्टर्स के बीच में जहां पे दोनों की टेल एक दूसरे से कोइंसाइड होती है। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 143 डिग्री है। एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर कितना है, 143 डिग्री है। वैसे ये वाला एंगल कितना होगा, 53 डिग्री। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में देखो ये वाला एंगल कितना हुआ, 143 डिग्री। टोटल 180 है ना पूरा, 180 माइनस 37, तो ये हो जाएगा 143 डिग्री। वैसे मैं आपसे पूछूं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, देखो समझो बात को अच्छे से। ये 53 है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये बनेगा 127 डिग्री का। एंगल दो वेक्टर्स के बीच में उसी पॉइंट पे लिया जाता है जहां पर दोनों की टेल एक दूसरे से कोइंसाइड होती है। ये वाला एंगल कितना है, 127 डिग्री। इतनी बात सबको समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक सी बात है। अब देखो समझना बात को और अच्छे से। अब मैं तुम्हें कुछ चीजों की वैल्यू निकाल के बताता हूं। देखो देखो मैं वैल्यू किसकी निकाल रहा हूं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड,
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 6, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 6, और बाकी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, समझना बात को अच्छे से, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 6 और बाकी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है 143 डिग्री, है ना। या इसको देखो एक चीज और समझाता हूं मैं तुम्हें, इसको मैं देखो कैसे बना सकता हूं, देखो समझना बात को, इसी डायग्राम को मैं कैसे बना सकता हूं, देखो इसी डायग्राम को और कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये देखो, ये तुम्हारा कौन सा वेक्टर हुआ, ए वेक्टर, ये तुम्हारा ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 6। बी वेक्टर, बी वेक्टर को मैंने ऐसे बना दिया, देखो ये बी वेक्टर, ये आपका कौन सा वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 8 है, एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है। अच्छा सी वेक्टर, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल है 127 डिग्री। देखो तो मैं सी वेक्टर को कैसे बना देता हूं, मैं सी वेक्टर को ऐसे बना देता हूं, देखो ये आपका सी वेक्टर, ये आपका कौन सा वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया। ये एंगल जो है वो कितना है, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल 127 डिग्री है, ये वाला एंगल है आपका 127 डिग्री। और बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 143 डिग्री, ये वाला, है ना। अब समझना बात को, पहले आपको लामीज थ्योरम में प्रूव करके बताता हूं, फिर इसका स्टेटमेंट बताऊंगा। देखो अब मैं क्या करता हूं, देखो मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 6 अपॉन साइन ऑफ बाकी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 अपॉन बाकी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल का साइन, तो बाकी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है 143 डिग्री, तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा साइन 143 डिग्री। तो कैसे लिख सकता हूं इसको, 6 अपॉन साइन 180 माइनस 37, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी 6 अपॉन साइन 37 3/5, तो ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितनी आएगी 10 आएगी आपके पास, ये वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। वैसे देखो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 8 अपॉन साइन ऑफ बाकी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 अपॉन साइन ऑफ बाकी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 127, तो साइन 127, इसको मैं किसके बराबर लिख देता हूं, देखो 8 अपॉन साइन 180 माइनस 53, तो ये होगा 8 अपॉन साइन 53, तो ये आएगा 8 अपॉन 4/5। इसको भी सॉल्व करोगे तो तुम वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी, इसको भी सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। वैसे देखो तीसरी चीज, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 10, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10, तो 10 अपॉन बाकी दो वेक्टर्स के बीच के एंगल का साइन, तो साइन 90, तो क्या आएगा 10 अपॉन 1, तो ये भी कितना आया 10। देखो तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है, तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है। बेसिकली यही आपकी लामीज थ्योरम है, बेसिकली यही आपकी क्या है लामीज थ्योरम है। अब इसका स्टेटमेंट सुन लो, उसमें भी कुछ नहीं है, अपने को समझ में आनी चाहिए बात। पहले देखो जैसे मैं तुम्हें कहूं कि ऐसे 3 वेक्टर्स हैं तुम्हारे पास, ऐसे तुम्हारे पास क्या है 3 वेक्टर्स हैं ऐसे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, है ना। और ये वाला एंगल मान लो अल्फा है, ये वाला एंगल बी, ये वाला एंगल मान लो क्या है बीटा है, और ये वाला एंगल क्या है गामा। और आपको ये दे रखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, ये गिवन है आपको, है ना, कि इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना है 0 है, इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना है 0 है। तो आप क्या लिख सकते हो, देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए अपॉन साइन ऑफ बाकी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल साइन बीटा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना ए अपॉन साइन ऑफ बाकी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बराबर
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी अपॉन साइन बाकी दो वेक्टर्स के बीच के एंगल का साइन, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी और ए और सी के बीच का एंगल गामा, तो साइन गामा बराबर सी अपॉन बाकी दो वेक्टर्स के बीच के एंगल का साइन, तो सी अपॉन साइन अल्फा। बेसिकली ये जो थ्योरम है आपकी, वो कौन सी थ्योरम है? लामीज थ्योरम है ना। और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, इसका मतलब यहाँ पे ये ट्राइंगल बन सकता है। देखो 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है ना, इसका मतलब इस तरह का ट्राइंगल बन सकता है, इस तरह का अपना ट्राइंगल बन सकता है ऐसे कि ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, तीनों का रिजल्टेंट कितना है? 0 है। तो अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आपको 0 दे रखा है, तो उस केस में ये वाली कंडीशन जो होगी वो आपकी ट्रू होगी, ये वाली कंडीशन क्या होगी? फुलफिल होगी। और बेसिकली ये जो थ्योरम है आपकी, ये कौन सी थ्योरम है? लामीज थ्योरम है। उसी चीज को मैंने आपको प्रूव करके बताया। देखो पहले मैंने आपको यही चीज प्रूव करके बताई कि 6 अपॉन साइन ऑफ बाकी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, 8 अपॉन साइन बाकी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, 10 अपॉन साइन बाकी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, सबकी वैल्यू सेम आई थी। देखो 10 10 10, इसलिए मैंने सबको बराबर लिख दिया है यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो थ्योरम है वो कौन सी थ्योरम है? लामीज थ्योरम है। इसका ज्यादातर यूज होगा जब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। पहले बताओ ये चीज समझ में आई क्या सबको कि कैसे अपन लामीज थ्योरम लिख सकते हैं? बताओ चैट के अंदर, किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लो वापस। सबको समझ में आया लामीज थ्योरम क्या होती है? चलो देखो, है ना, ये सब था अपना वेक्टर्स के बारे में। अब देखो, अब अपन बात करेंगे, अच्छा वेक्टर एडिशन की बात कर ली अपन ने, वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात कर ली। अब अपन बात करने वाले हैं देखो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, है ना, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं अपन। देखो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से किया जाता है। एक होता है अपना स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, एक कौन सा होता है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, सबको पता ही होगा। दूसरा होता है अपना वेक्टर प्रोडक्ट। जब दो स्केलर प्रोडक्ट को अपन डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट को अपन क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट क्वांटिटी जो अपने को मिलती है, जब दो वेक्टर्स का अपन स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो अपने को रिजल्टेंट क्वांटिटी कैसी मिलती है? रिजल्टेंट क्वांटिटी विल बी अ स्केलर, रिजल्टेंट क्वांटिटी विल बी अ स्केलर। अपने को जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है वो कैसी मिलती है? स्केलर क्वांटिटी मिलती है ना। और इसे वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब दो वेक्टर्स का अपन क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट क्वांटिटी अपने को कैसी मिलती है? वेक्टर मिलती है। रिजल्टेंट क्वांटिटी अपने को कैसी मिलेगी? वेक्टर मिलेगी, है ना, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब अपन सबसे पहले बात करने वाले स्केलर प्रोडक्ट की। देखो कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, समझना बात को अच्छे से। स्केलर प्रोडक्ट, है ना, देखो अगर अपने पास दो वेक्टर्स हैं, फॉर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट is denoted by, स्केलर प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करते हैं? देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से अपन क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अगर दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर अपने पास, तो उनके स्केलर प्रोडक्ट को अपन कैसे डिनोट करते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है? ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है, जहां पे थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का क्या है? एंगल है ये,
है ना। बेसिकली इस तरह से अपन स्केलर प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं। जैसे देखो ये ऐसे ऐसे मतलब है मेरा कि जैसे ये दो वेक्टर्स हैं तुम्हारे पास ऐसे, ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो इनका स्केलर प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा, ए बी कॉस थीटा से लिखा जाएगा, है ना, सिंपल बिल्कुल, है ना। जैसे मैं आपको बोल दूं कि मान लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो 10 है और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है ना, मान लो सवाल ही बना लेते हैं अपन। और मैं आपसे पूछ लूं फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पता करो, कैसे करोगे आप। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, देखो ए का मैग्नीट्यूड कितना है 10 है, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, बी का मैग्नीट्यूड भी 10 है, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 है, तो cos 60 लिख देंगे इसे। तो सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, cos 60 इज 1/2, सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50। सिंपल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इस तरह से हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को डिनोट करते हैं, है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो और बात करते हैं अपन, अब अपन बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स की। अच्छा अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब अपन ने ये दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट किया तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट क्वांटिटी अपने को मिल रही है वो कैसे मिल रही है, देखो स्केलर क्वांटिटी मिल रही है ना। यहाँ पे कोई डायरेक्शन वायरेक्शन थोड़ी आ रहा है, तो रिजल्टेंट क्वांटिटी अपने को कैसी मिल रही है, स्केलर मिल रही है। अब अपन बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स की। जैसे अगर मैं वैल्यू पता करूं आई कैप डॉट आई कैप की, आई कैप डॉट आई कैप, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर है, और ये भी 1, और थीटा कितना होगा, आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1। वैसे अगर मैं वैल्यू पता करूं जे कैप डॉट जे कैप, ये भी 1 1 cos 0, ये भी कितना हो जाएगा 1। वैसे अगर मैं पता करूं के कैप डॉट के कैप, ये भी कितना होता है 1। तो आपको ध्यान रखना आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1, जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 1, के कैप डॉट के कैप की वैल्यू भी 1। अच्छा अगर मैं वैल्यू पता करूं आई कैप डॉट जे कैप की, तो आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का 1, थीटा कितना 90, ये वैल्यू 0। वैसे अगर मैं करूं जे कैप डॉट के कैप, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, के कैप का 1, थीटा इज 90, 0। वैसे अगर मैं करूं के कैप डॉट आई कैप, के कैप का 1, आई कैप का 1, cos 90, ये भी कितना 0। तो आपको ध्यान रखना है अगर सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करें तो रिजल्ट क्या आता है 1, और अगर ये आई कैप और जे कैप दो डिफरेंट तरह के यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे जिनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो डॉट प्रोडक्ट कितना आता है 0 आता है ना। तो आपको एक चीज नोट करके लिखनी है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ two perpendicular vectors, dot product of two perpendicular vectors is 0। दो perpendicular vectors का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। देखो अब मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक सा सवाल कराता हूँ, जैसे सुने भी होंगे आपने। जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं ए वेक्टर आपको दे रखा है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू आपको दे रखी है आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। मैं आपसे बोलूं फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पता करो। कैसे पता करोगे, देखो सिंपल सी भाषा में करते हैं अपन। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, है ना। कैसे करोगे डॉट प्रोडक्ट, देखो ये आई कैप वाला है ना, इसको आई कैप वाले से करेंगे अपन, तो देखो क्या आएगा 2 1 आई कैप डॉट आई कैप, इसको इससे करोगे ना, सोचो इसको जब इससे करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा,
2i कैप को 4j कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया i कैप डॉट j कैप की वैल्यू 0 होती है। तो 2i कैप का जब 4j कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। वैसे 2i कैप का जब 6k कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो भी आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो वो मैंने मेंशन नहीं किया है यहाँ पे, है ना। अच्छा, अब 3j कैप का इन तीनों के साथ करेंगे। सोचो इस 3j कैप का जब इस i कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, है ना। 3j कैप का i कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अच्छा, 3j कैप का 4j कैप के साथ करोगे तो देखो क्या लिखूंगा मैं, 3 into 4 j कैप डॉट j कैप। वैसे इस 3j कैप का इसके साथ करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अब देखो इसका इन तीनों के साथ कर दो, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0, इसका इसके साथ करोगे तो 0, इसका इसके साथ कर लेते हैं, देखो तो क्या आएगा, 4 into 6 k कैप डॉट k कैप। सॉल्व करो कितना आता है, देखो 2, ये i कैप डॉट i कैप 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 + 12 + 24। सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 38। बिल्कुल सिंपल, है ना। तो कभी भी आपको ऐसे दो वेक्टर्स दे दिए जाएं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे आप, इसके आई कैप वाले का इसके आई कैप के कोफिशिएंट के साथ कर दोगे, इसके जे कैप वाले का इसके जे कैप के साथ कर दोगे, इसके के कैप का इसके के कैप के साथ कर दोगे। बोलो डॉट प्रोडक्ट समझ में आया क्या सभी को, अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आया क्या सबको डॉट प्रोडक्ट? बताओ, मुझे रिप्लाई दो चैट के अंदर फटाफट। चलो समझ में आ गया सबको। तो ये बात हो गई अपने डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट ज्यादा काम आएगा जब अपन बात करेंगे वर्क एनर्जी पावर की। अभी आगे अपन जब चैप्टर्स पढ़ेंगे वन डायमेंशनल मोशन या टू डायमेंशनल मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उनमें कोई ज्यादा यूज नहीं है डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट का ज्यादातर यूज आएगा जब अपन वर्क की कैलकुलेशन करेंगे वर्क एनर्जी पावर के अंदर, है ना। तो चलो आज अपन इतना ही पढ़ते हैं इसके अंदर, बाकी अपन कल स्टार्ट करेंगे फिर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में।